हाय एवरीवन। आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन रीजनिंग। सो विल बी सॉल्विंग सम 50 to 60 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई वुड विश दैट आपको जो ये चैप्टर आएगा एग्जाम में आप इसको काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी चैप्टर के यूज़ से कुछ क्वेश्चंस आपके पजल्स में, आपके कुछ क्वेश्चंस कहीं पर आपकी जो ऑर्डर एंड सीक्वेंसेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जैसे कि हम हर एक वीडियो में करते हैं अपने बेसिक्स के थ्रू हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़े से बेसिक्स सीखेंगे इसके बारे में। तो हमें समझना क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली जो आपको समझना है यहाँ पे वो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को लेकर के कुछ जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखूं तो सबको पता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लिख दें ABCD डैश डैश टिल Z और हम इनकी नंबरिंग डाल दें 1 2 3 4 ऐसे करके अगर मैं इनके नंबर डालूं तो W का 23, X इज़ 24, Y इज़ 25 एंड Z इज़ 26। इस तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इस पर बेस्ड ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो A का 1 है, B का 2, C का 3, D का 4, सिमिलरली W का 23, इस तरीके से हमें देखना है। और Z का कितना हो जाएगा, Z का हो जाएगा 26। नाउ अब अगर मैं उल्टा यहाँ पर लिखना शुरू करूँ Z Y फिर आएगा X से पहले आएगा W और मैं ऐसे अगर इनको लिख दूँ तो D C B A, यानी पहले हमने ABCD को ऐसे लिखा और बाद में फिर हम अल्फ़ाबेट्स को ABCD को इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इनकी नंबरिंग दूँ तो A का कितना था 1, B का 2, C का 3, D का 4 और बीच में आप डैश लगा दीजिए। ये हो गया 23, हो गया 24, 25 एंड 26। तो इस तरीके से एक हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसका मतलब A से Z तक जो नंबर्स हैं उनकी नंबरिंग हमें 1 to 26 याद होनी चाहिए। बट मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, ऊपर नीचे क्यों लिखा है, यहाँ पर ऊपर नीचे लिखने का एक लॉजिक बन रहा था। अगर अब आप यहाँ पर देखें जो ये पेयर्स बने हैं जैसे A और Z का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो इनका सम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। A का 1 और Z का 26, सम कितना हो गया 27 हो गया। सिमिलरली B और Y का जो कॉम्बिनेशन का जो सम बनेगा हमारा ये भी कितना हो जाएगा 27। तो आप किन्हीं भी दो पेयर को इस तरीके से आप लेंगे तो उनका हर हालत में आपका जो सम बनेगा वो 27 ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे दो अल्फ़ाबेट इन अल्फ़ाबेट सीरीज व्हेन दे हैव रिटन इनटू रिवर्स एंड द बैकवर्ड ऑर्डर, और अगर आप ऊपर नीचे देखें तो इनका कॉम्बिनेशन का जो सम होगा वो हमेशा 27 होगा। तो ऐसे दो अल्फ़ाबेट मान लीजिए एक स्टार से रिप्रेजेंट करें और दूसरे को स्टार डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो इनका सम कितना हो गया 27। तो ये जो दोनों अल्फ़ाबेट्स होंगे इनको अब से हम अपनी लैंग्वेज में बोला करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या होंगे ये, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूंगा A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है Z और Z का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है A, B का क्या है Y और Y का क्या है B। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले कि हम कॉम्प्लीमेंट्रीज और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अल्फ़ाबेट सीरीज में किसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनता है, लेकिन उससे पहले क्या आपको A से Z तक पूरे 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या उनकी नंबरिंग आपको पता है? तो आंसर आएगा सर लिख करके देख लेंगे किसका कौन सा होगा, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। हमें क्या करना है, हमें A to Z तक पूरी की पूरी नंबरिंग्स याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या होगा। तो इसका एक तरीका होता है, आपको दो फॉर्मूलाज लिखने हैं अपने पास। पहला आप लिखिए अपने पास AE जॉटी, इसको क्या याद करेंगे हम AE जॉटी, और AE जॉटी का मतलब हो गया A का 1, E का 5, J का 10, सो 15, 20 एंड 25। आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। A का कितना हो गया 1, देन E का 5, देन J का 10, O का 15, तो ये 5-5 के गैप में एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो AE जॉटी याद करेंगे। दूसरी चीज जो आपने याद करनी है यहाँ पे वो आपको याद करनी है CFI लॉरुक्स। आप क्या याद करेंगे CFI लॉरुक्स।
CFI लॉरक्स में इन सब की नंबरिंग क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो CFI लॉरक्स में जो नंबर्स हैं इनके बीच में गैप कितने कितने का है? 3-3 का है। तो AE जॉटी और CFI लॉरक्स के बेसिस पर हम सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग मुंह जबानी हमें पता रहेगा किसका क्या होगा। कैसे? जैसे आप मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई P की कोडिंग क्या होगी, यानी P की नंबरिंग क्या होगी, तो P किसके बाद आता है? P आपका O के बाद आता है। और हमें CFI लॉरक्स में O का पता है कि कितना है? 15, तो P का कितना हो गया? 16 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं V का कितना होगा, तो U का बाद भी आता है और U का कितना है? 21, तो V का कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो सेम वे में आप जब आप AE जॉटी और CFI लॉरक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको A से लेकर के Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी हेल्प से आपको A से Z तक की सारी नंबरिंग्स याद होनी चाहिए। और जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, अगर उसमें आपको ये प्रैक्टिस इतना अच्छा करना है कि मुंह जबानी, जैसे आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या और आप बोलते हो मेरा नाम मिस्टर एक्स है, सिमिलरली आपको किसी भी नंबर की किसी भी जो अल्फ़ाबेट है उसकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में और फॉरवर्ड ऑर्डर में, दोनों तरीके में। ठीक है, अब देखिए हमने शुरू करा था यहाँ पर बात करना क्या शुरुआत में कि हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्रीज की। तो अगर आपको किसी अल्फ़ाबेट का कॉम्प्लीमेंट्री याद ना हो और आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछता हूं कि L का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। मैंने क्या पूछा कि L का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो L की जो नंबरिंग होती है वो क्या होती है? CFI लॉरक्स से हमने देखा L का कितना होता है? 12 होता है। तो L का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होगा कि L में हम ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट जोड़ें ताकि यहाँ पर जब हम ऐड करें तो टोटल कितना मिल जाए? हमें 27 मिल जाए। तो 12 में आप कितना ऐड करेंगे? 27 मिल जाए, यानी 15 ऐड करेंगे। और 15 होता किसका है? O का होता है। इसका मतलब L का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? O हो गया। तो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 12 हो गया। सिमिलरली अगर मैं पूछूं P का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो P का आपको पता है कितना होता है? 16। 16 में आप कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे कि ये कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। इसका मतलब P का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? K हो गया। और K का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? P। तो ये कुछ अब आपने पेयर्स याद रखने हैं, जैसे A और Z ये पहला और आखिरी है, तो ये तो तुरंत याद हो जाएगा कि भाई A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? Z होता है। और Z का क्या होता है? A। B Y करके आप बाय याद कर लीजिए, यानी B का Y हो गया। C और X होता है, D और W होता है, तो D और W को आप ड्यू करके याद कर लीजिए, DEW। तो DW एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसके बाद होता है E का कॉम्प्लीमेंट्री V। ठीक है, तो E का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? V हो गया। ठीक है, देन आपका F का होता है U। ठीक है, और G का होता है T, तो G को आप GT रोट करके याद कर लीजिए, G और T एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा H का, तो H का 8 होता है, और 8 में आप कितना ऐड कर दें कि ये 27 बन जाएगा? तो 19 हमें ऐड करना है, और 19 किसका होगा? S का होगा, तो H का S हो गया। फिर H के बाद हो गया I, और I का होता है R, इसका मतलब आप इसे याद कर लो इंडियन रेलवे, IR हो गया। ठीक है, I के बाद हो गया J, और J का क्या होता है? आप देखिए J का वैसे नंबर क्या होता है? 10। 10 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 17, और 17 किसका होता है? Q का होता है, J का Q। J के बाद K होता है, तो K का बेसिकली P होता है, तो आप इसको PK करके याद कर लीजिए, PK मूवी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, K के बाद L होता है, और L का क्या होता है? O होता है, लो, आप इसे ऐसे LO, लो याद कर लो। ठीक है, और L के बाद क्या होता है? M, और M का क्या होता है? N, तो MAN मैन होता है, तो आप M का क्या याद रखेंगे? N। तो इस तरीके से आपको ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके क्या याद हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री, A का Z, बाय, CX, ड्यू, EV, FU, GT, HS इंडियन रेलवे, JQ, PK मूवी, लो, MN मैन। तो ये सारा कुछ हमें याद हो जाएगा, और इसको आपको याद करना है, रट्टा नहीं मानना है, समझना है कि हमने निकाला कहाँ से है। आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लेते हैं कि इसमें आखिरकार इनका यूज़ क्या है कोडिंग डिकोडिंग में।
हमने AE जॉटी याद करा, हमने CFI लॉरेक्स याद करा, हमने इनके क्या याद कर लिए, हमने इनके कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज याद कर लिए। यहीं पर एक चीज़ आपका क्वेश्चन और बना करता है कोडिंग डिकोडिंग में ही, जो कि हम आगे एक चैप्टर और रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम बोलते हैं सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन उसी का एक पार्ट है जो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बता दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको बोला जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करें तो जो G की कोडिंग है वो कितनी है 7, और हमें पता है G की कितनी होती है 7 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम राइट हैंड साइड से पूछें कि भाई G कौन से नंबर पे आएगा, यानी G की रैंक क्या है, अगर ये पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड से G की पोजीशन 7th है, तो राइट हैंड साइड से G की पोजीशन क्या होगी इन अल्फाबेट सीरीज। तो अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1। ये आपने एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इक्वल्स टोटल प्लस 1। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड से रैंक होगी प्लस जो राइट हैंड साइड से रैंक है इक्वल्स किसके होगा, जो टोटल है उस रो में, ठीक है। और अल्फाबेट सीरीज में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं 26 प्लस 1। तो हमसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा क्या गया है राइट हैंड साइड से, तो हमने मान लिया भाई राइट हैंड साइड से R है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें कितनी दी गई थी 7, तो 7 हो गए लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से R इक्वल्स टोटल कितने अल्फाबेट से 26, और उसमें कितना ऐड करना है 1। अब आप यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 20th। तो इसका मतलब R जो है राइट हैंड साइड से कौन सी पोजीशन में होगा 20th पोजीशन में, सॉरी G राइट हैंड साइड से कौन से पोजीशन में होगा 20th पोजीशन में होगा। तो अगर हम इसको इधर से काउंट करना शुरू करेंगे तो ये 20वें नंबर में आएगा। अब आपको ये भी भ्रम हो सकता है कि सर एक्चुअली इफ देयर आर 26 अल्फाबेट्स तो एक बार ये 7 हो रहा है और इधर से आना है 20, तो ये तो 27 हो जाएंगे। लेकिन आपको और क्या ध्यान में रखना है कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी तो G को ही काउंट करा और राइट हैंड साइड से भी हम G को ही काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब G कितनी बार काउंट हो गया है 2 बार। तो जहां अल्फाबेट 26 होने थे वहां पे अल्फाबेट हमें कितने नजर आने शुरू हो गए 27 यानी 27। इसलिए फॉर्मूले में वो +1 टोटल के साथ एक प्लस ऐड करा गया है। सिमिलर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में, यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है जहां पर रैंक का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये है that Ram is a student in a class where his roll number, इनका जो रोल नंबर है ऊपर से अगर हम देखें ऊपर से इनका जो रोल नंबर है ये है 37th और नीचे से इनका रोल नंबर है 137th, यानी एंड से इनका जो रोल नंबर है 137 है और ऊपर से इनका रोल नंबर कितना है 37। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस क्लास में बताइए टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो ऊपर से रोल नंबर कितना है 37 और नीचे से रोल नंबर कितना है 137 और आपसे पूछा गया कि टोटल कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे हमने काउंट किसको करा, यहाँ पे राम होगा तो राम ऊपर से भी काउंट हो रहा है और नीचे से, इसका मतलब टोटल +1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो बस यहाँ पे जो फॉर्मूला चेंज होता है वो क्या होता है, अपवर्ड रैंक प्लस डाउनवर्ड्स रैंक इज इक्वल्स टू टोटल +1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक इक्वल्स टोटल +1। तो यहाँ पे आपकी ऊपर से कितनी रैंक दी गई थी 37 और डाउन साइड से कितना दिया गया था 137 इक्वल्स क्या हो गया टोटल +1। तो इसका मतलब ये वाला जो 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 137 + 37 जो कि आपका हो गया कितना 174, ठीक है। और उसमें से एक माइनस हो गया यानी 173। टोटल कितने बच्चे रहे होंगे क्लास में 173। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लॉजिकली भी किया जा सकता है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
हम इसे लॉजिकली प्रैक्टिस कर सकते थे। हम इसमें क्या मान सकते थे भाई, ऊपर से 37 और नीचे से 137, तो दोनों को हमने ऐड कर देना था, क्योंकि वही बंदा 2 बार काउंट हुआ है तो एक हम उसमें से माइनस कर देते दोनों को ऐड करके। सो दैट इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अल्फाबेट सीरीज में कहीं ना कहीं रैंक का भी यूटिलिटी होता है, इसलिए मैंने आपको रैंक के थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के लेवल पे, उसमें पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी जब हम इसी का रैंकिंग एंड सीक्वेंस का एक चैप्टर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकती है, वो सब कुछ हम यहाँ पर करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, हमें बढ़ना है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज तो सॉल्व कराता हूँ, उसमें काफ़ी सारे हम क्वेश्चन लेते हैं, तो आज भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आपको जहाँ पर जो भी डिफिकल्टी लगेगी, अगर आपको डिफिकल्टी लगता है तो आप इसे क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 बार प्ले करके देखेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ इससे हेल्प मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके सामने लिखा है, इसमें लिखा गया है इफ कप इक्वल्स 40, और आपसे पूछा गया है कि काइट की कोडिंग क्या होगी। एक किसी लैंग्वेज में कप इक्वल्स कितना दिया गया, 40, और आपसे पूछा क्या गया है KITE काइट की क्या होगी कोडिंग। ये पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान में रखो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, कप, और इसकी कोडिंग कितनी है, 40। तो अब हमें देखना होगा कि कप 40 बनेगा कैसे। तो इसका सबसे पहला जो हमें काम करना होता है, उसमें जो जो आपको ये अल्फाबेट दिए गए हैं, मैंने पहले ही बोला है आपको किस में नजर आने चाहिए, नंबर्स में नजर आने चाहिए। तो C की कोडिंग कितनी होती है, CFI लॉरिक से 3। U की कोडिंग कितनी होती है, U की कोडिंग होती है 21, ये भी हमने CFI लॉरिक से निकाला। P की कोडिंग अभी अभी हमने पढ़ा था, कितनी थी, 16। अब आप देखो 3, 21 एंड 16, इनसे आप 40 कैसे बना सकते हो, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, हमें 40 मिल जाएगा। और आपसे पूछा किसका गया है, काइट का। तो यानी कि कोडिंग यहाँ पर जो थी वो क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही है। तो K का कितना होता है 11, I का कितना होता है 9, T का कितना होता है 20, और E का कितना होता है 5। तो आप जरा इनको ऐड करिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया, इसका आंसर कितना हो गया, 45। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो जो भी आपका अल्फाबेट दिया गया है सीधे से उनकी कोडिंग लिखिए, और जो पहले में हुआ है वही दूसरे में भी होगा। तो पहले में प्लस हुआ है तो दूसरे में भी क्या होगा, प्लस ही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है व्हाट इज द नंबर प्लेस ऑफ G फ्रॉम, ये आपको राइट हैंड साइड पूछा गया है। यहाँ पर आप थोड़ा अपडेट कर लें, शायद एरर है यहाँ पे। राइट हैंड साइड से आपको G की नंबरिंग पूछी गई, और अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि लेफ्ट हैंड साइड से G की कोडिंग कितनी थी, 7। तो राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगी, 26 + 1 - 7, यानी कितना हो जाएगा 20th। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था जब मैंने भी आपको रैंक का क्वेश्चन कराया था, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी अभी करा था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलते हैं, इफ बैग इक्वल 71, तो आपसे पूछा गया वाइस कितना होगा, VICE की कोडिंग कितनी होगी। तो बैग की यहाँ पर आपको कितनी दे दी गई है, 71। तो आपको बताना है वाइस की कोडिंग कितनी होगी। तो हम लिखते हैं जरा, बैग इज इक्वल्स टू 71। तो B का कितना होता है 2, A का कितना होता है 1, और G का कितना होता है 7। क्या 2, 1 और 7 से 71 बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम 2, 1 और 7 को मल्टीप्लाई भी कर दे तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 से आप 71 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो जरा आप मुझे एक चीज बताइए कि B का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। B का नंबर कितना है 2, और 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 25। और मैंने बताया क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी वैल्यू होती है कि दोनों मिलाने से कितना बन जाए 27। तो 2 में कितना ऐड कर दें 27 बनाने के लिए,
25 ऐड कर दें। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 26 होता है। जी यानी 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 20 होगा। और अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 71 मिल जाएगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में जो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो अब हमें पूछा किसका गया था वाइस का पूछा गया था। तो वी का नॉर्मली कितना होता है 22, आई का कितना होता है 9, सी का कितना होता है 3 और ई का कितना होता है 5। लेकिन हमें ये नहीं ऐड करना, हमें क्या ऐड करना है इनके कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज। तो 22 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 5, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 18, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 24 और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 22। और अगर अब हम इन कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज को ऐड अगर आपस में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5, 18, 24 एंड 22 का सम 69 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 69 हो जाएगा। तो ये आपको बेटा करके देखना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला एग्जाम्पल, बट इससे पहले कि मैं अगले एग्जाम्पल में चलूं मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैं अगर यहाँ पे बोलता कि भाई बैग की कोडिंग, लेट्स से मैं आपको यहाँ पर दे देता थोड़ी देर के लिए कि बैग की कोडिंग मैं आपको यहाँ पर दे देता 54 और मैं आपसे पूछता कि कैट की कोडिंग बताइए क्या होगी। निकालिए जरा। बैग अब आपको दे दिया मैंने कितना 54, यहां से ये नया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। बैग की कोडिंग कितनी है 54 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कैट की कोडिंग क्या होगी। तो देखो बी का कितना था 2, ए का 1 और जी का कितना 20, ठीक है। और मैं इसमें क्या बोलता हूं कि बैग की कोडिंग कितनी होगी, ठीक है। लेकिन अब आप यहां पर देखो कि बी और ए ये जो है इनकी तो हमें पता है 2 और 1, जी का 20 पता है। क्या हम इससे टोटल 54 बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे 20 प्लस 2 22 और एक कितना हो गया 23 से आप इसको 56 कर लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये कितना बन गया टोटल 23 इनका सम बन रहा है और हमें चाहिए कितना है 56। इसका मतलब यहाँ पर क्या करा गया है इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा गया है। तो अब यहाँ पर सी का कितना होगा 3, ए का कितना होगा 1, टी का कितना होगा 20, इन सबको हमने ऐड करा कितना बन गया 24 और 24 का 2 गुना कितना होता है 48। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48। तो नंबर्स जो दिए होंगे बस उन नंबर्स के साथ आपको खेलना है और देखना है कि उन नंबर्स के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, व्हाट विल बी द आंसर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। इन अ सर्टेन कोड लेक इज रिटन एज OZPV, हाउ विल बैक बी इन दैट सेम कोड। यानी बैक को हम क्या लिखेंगे। तो आपको यहां दिया गया है कि लेक को आपने इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है OZPV और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए कि बैक को आप क्या लिखेंगे। तो बच्चों अभी मैंने अब आपको इस क्वेश्चन को देख करके कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पर L का क्या दिया गया है O और A का क्या दिया गया है Z, K का क्या दिया गया है P और E का V। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज है। L का O होता है, A का Z, P का K का P और E का V होता है। तो अब हमें क्या कर देना है, B का कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या पढ़ा था बाय यानी Y, A का क्या होता है Z, C का हमने क्या पढ़ा था X और K का तो दिया ही है क्या B। तो ये हमारा आंसर हो गया YZXP। तो यहाँ पर जो आंसर होना था वो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज होनी थी, ठीक है। आ गया समझ में सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन एज, तो जो दिया गया है उसको लिखने का फॉर्मेट यही है कि जो दिया गया है उसके नीचे उसको आप लिख लेंगे। पिक्चर को क्या लिखा गया है QHDSVQF और आपसे पूछा गया है कि बताइए फिर आप ब्राउज़र को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पे P को हमने क्या लिख दिया है Q लिख दिया गया है। तो कितना आगे बढ़े हैं हम, जस्ट एक आगे बढ़े हैं। P से Q आने का मतलब जस्ट एक बार आगे बढ़ना। I से हम कहाँ आए हैं H, तो आगे बढ़े या पीछे गए, पीछे गए और कितना गए 1, तो -1 हो गया।
C से हमने क्या करा D, यानी हमने प्लस करा कितना 1, T से हम S में गए यानी पीछे गए -1, U से हम V जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया +1, R से Q जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं -1, E से F कितना हो गया +1। तो इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं, फिर एक घट रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं, एक घट रहे हैं, इस तरीके से हमारी सीक्वेंस चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। सीरीज कैसे कैसे हो सकती है, जैसे +1 +2 +3 या -1 -2 -3 या +1 -1 +1 -1 ऐसे चल सकता है, +2 +3 +4 -2 -3 -4। सीरीज कुड बी लाइक दैट। ओके, तो अगर हमारा सीरीज यहाँ पे शुरू किससे हुआ था, +1 से, तो हम B को क्या करेंगे, पहले +1 से ही चलाएंगे। तो B से आगे क्या हो गया C। अब क्या करेंगे -1, तो R से पहले क्या आता है Q, O के आगे क्या करेंगे +1, तो यानी P। W से पहले क्या आता है V आता है, S के बाद क्या आता है T आता है, E से पहले क्या आता है D आता है, और R के बाद क्या आता है S आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये हो गया CQPUPVTDS, CQPVTDS, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। In a certain code language, intimate it is coded as INTIMATE, यानी आपको ये दिया गया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में ITNIETAM इज द कोड फॉर इंटीमेट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कोड फॉर TREVNIETARBI। इसका मतलब क्या पूछा गया, हियर यू आर बीइंग आस्क्ड दैट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द कोड फॉर इंटीमेट इज विच इज रिटन आफ्टर। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, इंटीमेट, इसकी कोडिंग क्या दी गई है, इसकी कोडिंग दी गई है यहाँ पर आपकी इसका कोडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, इंटीमेट की जो कोडिंग दी गई थी वो दी गई थी ITNIETAM, और आपसे पूछा गया है तो आप बताओ TREVNIETARBI किसका कोड होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो INTIMATE ये जो अल्फ़ाबेट्स हुए हैं वही अल्फ़ाबेट्स आपको नीचे भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में सिर्फ काम ये हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशंस है वो चेंज कर दी गई हैं। ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि इंटीमेट के अंदर जो जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं वही उसके कोडिंग में भी यूज हुए हैं। तो इसका मतलब ये केस कौन सा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में शफलिंग वाले क्वेश्चन, जिनमें पोजीशन शफल कर दी जाती है। तो अब आप देखो इसमें पोजीशंस कैसे शफल करी गई हैं। ये वाला जो देखिए आप यहाँ पे ये आई है, ठीक है। तो ये जो हमारा INTI है ये हमें यहाँ से मिल रहा है INTI, ठीक है। तो आप इसको पहले हाफ से डिवाइड कर दें और फिर आप करना देखें। ये जो हमारा MATE है ये हमें उल्टा MATE मिल रहा है। इसका मतलब इसे हमें क्या करना है, पहले हाफ से डिवाइड करना है और फिर जैसे INTI है उसको INTI उल्टा करके लिख देना है मिडिल से। तो क्या हम यही बात तो हम दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। तो दूसरे वाले में हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं 12, तो इसको हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, बीच से। और अब हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला आई पहले कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा N आएगा, फिर क्या आएगा V आएगा, फिर क्या आएगा E आएगा, फिर आएगा R, फिर आएगा T। सिमिलरली ये वाला I पहले आ गया, फिर क्या आएगा B, फिर आएगा R, फिर आएगा A, फिर आएगा T और लास्ट में आ जाएगा E। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट। तो हमारा आंसर हो गया D। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं प्लेसेस का शफल होना, यानी प्लेसेस आपके इधर से उधर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज VIEG, यानी गिव को आपने क्या लिखा है VIE और G, ठीक है। दूसरा दिया गया है ओवर इज रिटन एज EVRO, ओवर इज रिटन एज EVRO, और आपसे पूछा गया है कि फिर डिस्क की कोडिंग क्या होगी। तो बच्चों फिर से देखो, इसमें जो कोड दिए गए हैं ना वो एक दूसरे की जगह बस शफल करी गई है। आप गौर से देखिए, तो इसको करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। एक तो होता है कि आप एरो लगा लीजिए, इसके दो तरीके हैं। देखो मैं आपको दोनों से समझाता हूँ कि G यहाँ पर आ गया, I अपनी जगह में है, V यहाँ शिफ्ट हो गया और E यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे में भी ऐसे ही चल रहा है कि O आपका यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, दूसरा वाला अपनी जगह में, और E यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अब हम अपना आंसर देखें तो पहला वाला कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। I अपनी जगह में रहेगा तो I की जगह में I रहेगा, और S यहाँ पे आ जाएगा। तो यही हमारा हर एक में हो रहा था। लेकिन इसको करने का एक तरीका और है बच्चों। एरो अगर ना लगाना हो तो इसका एक तरीका क्या होता है कि मान लो कि हम इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं। तो अब हम देखें हमारा 1 वाला लास्ट में आ गया, 2 वाला 2 की जगह में है, 3 वाला यहाँ पे आ गया और 4 वाला यहाँ पे आ गया। यानी 1 2 3 4 की जो कोडिंग बनी वो क्या बनी, 3 2 4 1। तो हम इसको भी 1 2 3 4 अगर देते तो हम यहाँ पे क्या बनाते, 3 2 4 1। देखिए ये 3 2 4 1 ही है, ठीक है। तो नंबर्स दे करके भी कर सकते हैं या एरो करके भी कर सकते हैं, बट कई बार जब आपके एग्जाम में ये जो वर्ड होता है काफ़ी लंबा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स काफ़ी सारे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप एरोज लगाएंगे तो इतने सारे एरो बन जाएंगे कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एरो कहाँ जा रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप वहाँ पर उनको नंबर्स दे करके भी उनकी कोडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज YZG, यानी हमने यहाँ पे बैट को क्या लिखा है, YZG। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है कि सिक की कोडिंग क्या होगी। तो देखो B का Y, A का Z और T का G क्या लिख दिए गए, कॉम्प्लीमेंट्री। तो S का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, H होगा, I का R होगा, C का X होगा और K का क्या होगा, P, यानी HRXP। ये आपका आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन C। क्लियर, ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारे क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आने शुरू होंगे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे ये जो मिसिंग है मैं आपको बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार्क इज रिटन एज, यहां पर है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अच्छा आ गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार्क इज रिटन एज LBFMG। तो हम लिखते हैं स्टार्क को क्या लिखा गया है, LBFMG। फिर मोबाइल इज रिटन एज MOBILE, इसको क्या लिखा गया है, TNRSPJ। और आपसे पूछा गया है हाउ विल ब्लेम बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो आपको पूछा गया है कि बताइए ब्लेम की कोडिंग क्या होगी। गाइस इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा के पेयर दिए गए हों तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कोडिंग दी किसकी गई है और निकालनी किसकी है। हमें यहाँ पर जो ऊपर, अच्छा कोडिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए अगर कभी A की कोडिंग Y दी गई हो, A की कोडिंग क्या दी गई हो, Y, तो Y की कोडिंग A कभी भी नहीं होती, ये गलत तरीका है। हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में जो चलेगा वो 1 वे प्रोसेस होता है कि अगर A का Y है तो Y का कुछ और हो सकता है। कभी भी आप ऐसे मत लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे T की कोडिंग क्या दी गई है, B। अब आप B का कभी भी T नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखो आगे क्या दिया गया, B का कोडिंग क्या दिया गया है, R दिया गया है।
तो ये वन वे प्रोसेस होता है, टू वे प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब आप देखिए, जब आपको 2 पेयर दिए गए हों और तीसरे का पूछा जाए, या 3 4 5 पेयर दिए गए हैं फिर कुछ और पूछ लिया जाए, तो उनमें हमें जो सबसे पहले रूल लगाना होता है वो देखना पड़ता है कि विद इन द वर्ड, यानी STARK में क्या कोई चीज रिपीट हुई है। STARK में कुछ रिपीट हुआ है? नहीं रिपीट हुआ। मोबाइल में MOBILE ये जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं कुछ रिपीट हुए, 2 बार आए हैं? नहीं आए हैं। तो पहली चीज हमें क्या देखनी होती है कि कुछ रिपीट हुआ है? नहीं हुआ। दूसरी चीज, क्या S जो पहले ग्रुप में है दूसरे ग्रुप में कहीं आपको S मिला? नहीं मिला। क्या T आपको दूसरे ग्रुप में कहीं मिला? नहीं मिला। क्या आपका A आपको दूसरे ग्रुप में कहीं मिला? नहीं मिला। क्या आपको R कहीं मिला इस ग्रुप में? नहीं मिला। क्या आपको K कहीं दूसरे ग्रुप में मिला? नहीं मिला। तो पहली चीज कि विद इन द वर्ड कुछ कॉमन ना हो। दूसरी चीज कि आपका पहले और दूसरे में कुछ कॉमन हो ही ना। तो अब आपको तीसरा काम क्या करके देखना पड़ता है कि कहीं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि A का कॉम्प्लीमेंट्री Z होता है तो F नहीं होता, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। तो जब इनमें से ये कुछ ना बने तो आपको क्या देखना होता है कि कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। तो हमें निकालना क्या है, देखो B, और B का कोड क्या दिया गया है यहाँ पे? R। हमें क्या चाहिए? L, और L का कोड क्या दिया गया है? P। हमें क्या चाहिए? A का कोड क्या दिया गया है? F। हमें चाहिए M का कोड क्या दिया गया है? T। हमें क्या चाहिए? E, और E का कोड क्या दिया गया है? J। तो इस क्वेश्चन को फिर हम बोलेंगे डायरेक्ट कोडिंग। जब ना कोई सीरीज बने, ना कॉम्प्लीमेंट्री हो, विद इन द वर्ड कुछ कॉमन ना हो, दूसरे वाले के साथ भी कुछ कॉमन ना हो, तो वो डायरेक्ट कोडिंग का आंसर होगा। तो आप इसमें क्या निकालेंगे? डायरेक्ट कोडिंग। तो RPFTJ इसका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसी तरीके के एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में आपको दिया गया है, इफ शीट इज रिटन एज SHEEP, इसको हमने लिखा है GAXXR। फिर आपको दिया गया है ब्लीट, BLEAT, ब्लीट को लिखा गया है HPXTN। और आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया स्लेट की कोडिंग क्या होगी, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें, पहले वाले अल्फाबेट वर्ड में शीप में ई कितनी बार आया है? 2 बार आया है, और दोनों ही बार ई की जो कोडिंग है क्या आई है? सेम आई है, एक्स। आगे हम देखें कि ई दूसरे वाले में भी यूज किया गया और उसमें भी क्या आया इसकी कोडिंग? एक्स। तो जब कोई अल्फाबेट रिपीट हो और उसकी कोडिंग बार बार सेम दी गई हो तो 100% ये क्वेश्चन किसका होता है? डायरेक्ट कोडिंग का होता है। तो अब आपको चाहिए क्या? एस, और एस की कोडिंग क्या दी गई है? जी लिख दिया। एल की कोडिंग क्या दी गई है? पी लिख दिया। ए की कोडिंग क्या दी गई है? टी लिख दिया। टी की कोडिंग क्या दी गई है? एन लिख दिया। और ई की कोडिंग क्या दी गई है? एक्स लिख दिया। GPTNX। तो हमारा ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हमें क्या पता चल गया कि डायरेक्ट कोडिंग का है। मान लो कि एक जगह ई की जगह में कहीं एक जगह ई के लिए एक्स लिखा होता और एक जगह ई के लिए कुछ और लिखा होता, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं होता, फिर इसमें कुछ ना कुछ और हो रहा होता और वो हमें ट्राई करना पड़ता। तो ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, हम करेंगे, सो डोंट वरी। चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 आपको बोलता है इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9 एंड 16। लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्क को क्या लिखा गया है? 4, 12, 9 एंड 16। और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए विमेन की क्या होगी कोडिंग। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी कोडिंग लिखते हैं। W की कितनी पढ़ी थी हमने? 23। O की हमने कितनी पढ़ी? 15। R की कितनी पढ़ी? 18। K की हमने कितनी पढ़ी? 11। 23 की कोडिंग कितनी लिखी गई है? 4। 23 को आपने कितना लिखा है? ओरिजिनल कितना होता है? 23, लेकिन लिखा कितना गया है? 4। 15 को आपने क्या लिखा है? 12। 18 को क्या लिखा है? 9। और 11 को 16।
तो आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा हमने क्या लिख दी है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज लिख दी गई हैं। 23 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू कितनी होगी 4, 15 की 12, 18 की 9, 11 की 16। तो देखो W का तो हमें पता है कितना होगा 4, O का हमें पता है कितना होगा 12, ये तो हमारे को दिया है क्वेश्चन में W और O का, है ना, 4 और 12 ये दिया गया है, ठीक है। अब आप देखो M की होती कितनी है वैसे 13, तो 13 की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लिखेंगे 14। A का कितना होता है 1, तो 1 का कितना लिखेंगे 26। N का कितना होता है 14, तो 14 का कितना लिखेंगे 13। तो हमारा आंसर हो गया 4, 12, 14, 26 एंड 13। तो ये हमारा आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए थे, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज दी गई थी, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए सारे लोग। इफ राजू इज कोडेड एज 11, 12, 13 एंड 14 एंड जंक इज कोडेड एज दिस, तो हम लिखते हैं राजू की जो कोडिंग लिखी गई है वो लिखी गई है 11, 12, 13 एंड 14, और आपका जंक की जो कोडिंग लिखी गई है वो क्या लिखी गई है 13, 14, 10 एंड 9। और आपसे पूछा गया है बताओ भाई रैंक की कोडिंग क्या होगी। तो बच्चों पहले और दूसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, जे और यू कॉमन मिल रहे हैं। जे यहाँ पर भी आया उसकी कोडिंग कितनी 13, जे यहाँ पर भी आया 13, यू यहाँ पे 14 और यहाँ पे यू 14। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जब कॉमन है और दोनों की कोडिंग क्या है बार बार सेम आई है, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट कोडिंग का। तो हमें आर का कितना हो जाएगा फिर 11, ए का कितना हो जाएगा 12, एन का कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10 और के कितना हो गया 9। तो जो जिसकी थी हमने उसकी वही कोडिंग यहाँ पे लिख डाली, वही हमारा आंसर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, और मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि आप लोग अपनी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी करिएगा। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे आर ऑल बेस्ड अपॉन योर रीडिंग स्पीड्स। तो हम जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 to 15 के लिए कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिजिट्स, कोड्स फॉलोइंग बाय सर्टेन कंडीशंस of coding, then answer the questions given below them by finding out which of the digit combinations given A, B, C and D is the coded form of the letter group given in each question and mark your answer accordingly। तो ये कुछ नहीं दिया गया, आप इसको भूल जाइए। इतना मैंने आपको पढ़ के सुनाया जरूर, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको क्या समझना है कि यहाँ पे इन लेटर्स की कुछ डिजिट्स या नंबर्स में कोड्स दिए गए हैं, ठीक है, और फिर दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वॉवेल बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर का साइन। यानी अगर एक ग्रुप में पहला और आखिरी दोनों ही लेटर्स वॉवेल होंगे तो हम उसको क्या बनाएंगे डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी कंडीशन बोलता है कि अगर पहला और आखिरी लेटर आपका कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे हैश में। तो वॉवेल्स क्या होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और अल्फाबेट सीरीज में वॉवेल्स को छोड़ करके जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं वॉवेल्स होते हैं। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है आपका जहां पे आपको बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 13 में KUNAJB। तो ये बताइए के क्या है, पहला और आखिरी क्या हो गए, दोनों कॉन्सोनेंट हो गए। तो जब पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है तो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन नंबर 2। तो पहले और आखिरी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, के को हम कन्वर्ट कर देंगे हैशटैग में और बी को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे हैशटैग में। और UNAJ जो ये बीच में है इनकी नंबरिंग कहाँ से देखेंगे, ये जो हमें ये लिस्ट दी हुई है इससे हम देखेंगे। तो देखो U का कितना दिया गया है यहाँ पे 0, तो U का हमने लिखा 0। फिर क्या है N, और N का कितना दिया गया है 3, तो हमने लिखा 3। फिर है आपका A का कितना लिखा हुआ है 9, और फिर क्या दिया गया है जे का कितना दिया हुआ है 1। सो #0391#, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर कौन हो गया सी, ठीक है।
अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोग देखें, यहां पर आपको दिया गया है सेकेंड एग्जाम्पल में RBUKAE, तो इसमें पहला जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और आखिरी हमारा क्या है, वॉवेल है। तो R हमारा कॉन्सोनेंट और E हमारा क्या, वॉवेल। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन दी गई थी जिसमें एक बोले कि भाई पहला कॉन्सोनेंट मिल जाए और आखिरी वॉवेल मिल जाए तो कुछ कर दो? हमें तो कंडीशन दी गई थी या तो दोनों वॉवेल हो या तो दोनों क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो इस केस में आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिए, दोनों मिक्स मत कर देना, दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो इस केस में डायरेक्ट अब आप देखो कि आपका टेबल में R का कोड कितना लिखा गया है, 6, B का कोड कितना लिखा गया है, 7, U का कोड कितना लिखा गया है, 0, K का कोड कितना लिखा गया है, 8, A का कोड कितना लिखा गया है, 9 और E का कोड कितना लिखा गया है, 2। 670892 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं लग रही थी तो हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनकी कोडिंग नहीं करी। थर्ड क्वेश्चन इसी में दिया गया है, देखिए पहला क्या है, वॉवेल और दूसरा भी क्या है, वॉवेल, E और I दिए हुए हैं। तो इन दोनों को हम फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर। तो हम इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉलर के साइन में। और BNAP की जो कोडिंग है वो इस लेटर से लेंगे। B की कितनी 7, N की कितनी 3, A की कितनी 9 और P की कितनी 5, यानी 7395 बीच में आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, 7, 3, 9 एंड 5। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, क्या कोई ऐसा आंसर दिया गया, नहीं। तो यहाँ पर हम आंसर क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बच्चे बस कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे आंसर नहीं हो पाते, तो आप वो गलती मत करिएगा। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं कंपैरिजन का क्वेश्चन। जैसे क्या बोला गया एग्जाम्पल नंबर 16 में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट पिट सिट मीन्स आई एम बॉय। लिखते हैं क्या दिया गया है, इट पिट सिट का मतलब है आई एम बॉय। फिर दिया गया है इट निट सिट, इट निट सिट का मतलब है आई एम गर्ल। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल, यानी गर्ल की कोडिंग क्या होगी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले वही रूल कि अब आपको इट को एक अल्फाबेट के बराबर मान लेना है, पिट को एक अल्फाबेट मान लेना और देखना है कि ऊपर ऊपर क्या कॉमन है, नीचे नीचे क्या कॉमन है। तो इट ऊपर ऊपर कॉमन है और सेट ऊपर ऊपर कॉमन है, और नीचे हमें क्या मिल रहे हैं, आई कॉमन मिल रहे हैं और एम कॉमन मिल रहे हैं। तो ऊपर कौन सा कॉमन नहीं मिला, बेट, यानी पिट किसकी कोडिंग हो गई, बॉय की। और नीचे कौन सा नहीं मिला, गर्ल, तो निट किसकी हो गई, गर्ल की। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गर्ल किसकी कोडिंग होगी, निट की होगी। तो जो कॉमन है ऑब्वियसली बात है उन्हीं में से एक दूसरे में से किसी का होगा। तो जो कॉमन नहीं बचा वो किसकी हो गई, हमारा जो एक एक रह गया ऊपर नीचे। ठीक है, इसे में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड। 786 यहाँ पे दिया गया है स्टडी वेरी हार्ड। फिर आपको दिया गया है 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज। 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज। फिर आपको दिया गया है 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग समझिएगा। अब आप देखिए, इन क्वेश्चंस में जब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस और पेयर दिए हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पेयर को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। पहले पेयर को किसके साथ, दूसरे के साथ।
दूसरे को तीसरे के साथ और तीसरे पेयर को पहले पेयर के साथ हमें कंपेयर करना होता है, और फिर हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। तो जब आप 786 को 958 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ऊपर ऊपर क्या कॉमन मिला, 8 कॉमन मिला, और नीचे नीचे आपको क्या कॉमन मिला, हार्ड कॉमन मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 जो है वो किसकी कोडिंग है, हार्ड की कोडिंग है। समझ में आया? ऊपर हमें क्या कॉमन मिला दोनों में, 8, और नीचे क्या हमें कॉमन मिला, हार्ड। तो 8 किसकी हो गई, हार्ड की हो गई। अब हम लेते हैं कि दूसरा वाला पेयर को तीसरे वाले पेयर के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 5, यानी दूसरे और तीसरे में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 5, और नीचे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, वर्क वर्क। इसका मतलब कि 5 किसकी हो गई, वर्क की हो गई, 5 किसकी कोडिंग हो गई, वर्क की। ठीक है, अब हम लेंगे तीसरे और पहले वाले में क्या क्या कॉमन है। तो आप देखिए तीसरे और पहले वाले में जो हमें कॉमन मिल रहा है वो हमें मिलेगा 6। क्या मिलेगा हमें, ये 6 मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि हमें तीसरे और पहले में हमें क्या कॉमन मिल गया, 6, और नीचे हमें क्या कॉमन मिल गया, स्टडी। तो 6 क्या हो गया, किसका हो गया, स्टडी का हो गया। तो 7 यहाँ पर बचा, तो 7 किसका हो गया, वेरी का हो गया। ठीक, 9 किसका हो गया, पेज का हो गया, एंड 4 किसका हो गया, एंड का हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि वेरी किसका होगा, तो वेरी किसका था, 7 का। तो सो द आंसर इज 7। क्लियर? तो पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, और तीसरे और पहले को कंपेयर करा। ठीक, कंपेयर करके जो जो ऊपर और नीचे कॉमन मिलते गए वो उनकी कोडिंग होती गई। ठीक, और बाद में जो एक एक बचे ऊपर और नीचे वो एक दूसरे की कोडिंग्स हो गई। ये आपका इसका तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चंस जो ये वाले क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें आपको एक सीरीज दी गई होगी, एक सीक्वेंस दिया गया होगा, और लास्ट में आपसे आपको पूछ लिए जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, व्हाइट को क्या बोला गया है भाई, ब्लू बोला गया है। ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड green, green is called black, black is called violet, violet is called orange। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर होता क्या है, रेड होता है, लेकिन आपने रेड को इमीडिएटली क्या बोला है, येलो। तो इसका आंसर आपको येलो मार्क करना है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है भाई ह्यूमन बॉडी का कलर तो रेड है, तो रेड को येलो बोला गया, येलो को ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को वायलेट, वायलेट को ऑरेंज, तो लास्ट वाला ऑरेंज मार्क कर देते, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो भी ऑप्शन में होगा। तो जो इमीडिएट बोला गया होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर रेड को आपने क्या बोला था, येलो, तो आपका आंसर क्या हो गया, ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होगा, येलो होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 में आते हैं। इफ पैरट इज कॉल्ड पिकॉक, पैरट को आपने क्या बोला है, पिकॉक, पिकॉक इज कॉल्ड swallow, swallow is called pigeon, pigeon is called sparrow, sparrow is called, ठीक है यहीं तक दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा गया, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड, और इंडियन नेशनल बर्ड होता कौन सा है, पीकॉक। तो पीकॉक को यहाँ पे इमीडिएटली आपने क्या बोला, स्वेलो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्वेलो हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम अपनी मेन एक्सरसाइज में। तो अब तक हमने सॉल्व करे थे एग्जाम्पल्स, अब हमें आना है हमारी मेन एक्सरसाइज में और देखना है कि भाई इनमें आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अब आपका थोड़ा सा दिमाग मैं लगवाने की कोशिश करूँगा सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सोबर इज रिटन एज, तो हम लिखते हैं जैसे हम लिखते थे SOBER, सोबर को हमने क्या लिखा है, RNADQ। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया है लोटस को आप क्या लिखोगे, लोटस कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो अब आप यहां पर अगर देखें, गौर से देखिए, एस को क्या लिखा गया है, आर, यानी कितना गए, एक हम पीछे गए यानी -1। ओ को क्या लिखा गया है, एक पीछे लिखा गया है एन, बी को भी एक पीछे लिखा गया है ए, ई को भी एक पीछे लिखा गया है और आर को भी एक पीछे लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज क्या है, सब -1। तो इनको भी सबको क्या करना पड़ेगा, हमें -1 करना होगा। तो एल के पहले क्या होता है के, ओ के पहले क्या होता है एन, टी के पहले क्या होता है एस, यू के पहले क्या होता है टी और एस के पहले क्या होता है आर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, KNSTR। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। समझ में आया सबको, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। मीट इज रिटन एज टीम, MEAT, इसको आपने क्या लिखा है, TEAM। समझ में आया, शफलिंग का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा क्या गया है, बेल की कोडिंग क्या होगी। तो देखो M लास्ट में गया, A वहीं रह गया, E वहीं रह गया और T इधर आ गया। तो सिर्फ एंड वाले चेंज हो गए। तो यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे A है और यहाँ पे L है। सो EALB ये हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन D। तो ये भी क्या हो गया, हमारे शफलिंग के ही क्वेश्चंस थे जो आपने शफल करने थे। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहां पे देखिए क्या दिया गया है, इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT, वाटर की जो कोडिंग है वो क्या है, YCV और G एंड T। अब आप देखो W से क्या लिखा गया है, Y, तो W के बाद आता है X एंड देन Y। इसका मतलब कितने हम घर आगे बढ़े, 2। A के बाद C, A का 1 होता है, C का 3 होता है, इसका मतलब कितना आगे बढ़े, 2। T का 20 और E का 22 हो गया है, इसका मतलब +2। A का 5, G का 7 +2, R का 18, T का 20, इसका मतलब +2। तो यहां पर हमने क्या करी है, कोडिंग सब में हमने +2 कर दिया है कोडिंग में। अब क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा एक बार। If water is written as YCVGT, then what is written as HKTG? इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहां पर कोडिंग दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है कि ये किसका कोड था। आप अगर लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे, व्हाट इज रिटन एज, इसका मतलब कि अगर ये कोडिंग दी गई होगी किसी चीज की तो +2 करके ही दी गई रही होगी। तो अगर हमें उस अल्फाबेट पे आना है, उस वर्ड में आना है, तो अब हमें वापस कितना जाना पड़ेगा, फिर -2 जाना होगा। तो H का होता है 6 और उसमें अगर हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F। K का होता है 11, उसमें आप -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और 9 किसका होता है, I का। R का होता है 20 और 20 में -2 करेंगे तो आएगा 18 और 18 होता है R का। G का होता है 7 और 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 5 और 5 किसका होता है, E का। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया। तो कई बार क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं, हम रीड करने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं और हमें लगता है यार हमारा आंसर तो सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसका बहुत सही तरीके से पढ़े जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें लिखी गई उन्हें इत्मीनान के साथ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो यहाँ पर टेबल क्लॉथ इज कोडेड एज, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे TABLECLOTH और इसकी हमें कोडिंग क्या दी गई है, XEMRANRIXT। और आपसे पूछा गया है कि बताइए होटल की कोडिंग क्या होगी। बेटा पूछा क्या गया है, होटल। H की कोडिंग हमें डायरेक्ट पता चल रही है क्या, T। O की कोडिंग हमें डायरेक्ट पता चल रही है क्या, I।
टी की कोडिंग हमें डायरेक्ट पता चल रही है क्या, एक्स, ई की कोडिंग हमें डायरेक्ट पता चल रही है क्या, ए, और एल की कोडिंग हमें क्या पता है, आर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, TIXAR, क्योंकि जो पूछा गया है उनकी कोडिंग ऑलरेडी दी गई है, तो TIXAR ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ केयरिंग इज कोडेड एज EDVGK, ठीक है, EDVGK हम लिखते हैं इसको केयरिंग, ठीक, इसको लिखा गया है EDVGKC। फिर दिया गया है शेयर्स को कोड करा गया है UKEPBO, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कैस्केड की कोडिंग क्या होगी। बच्चों गौर से देखो, क्या पहले और दूसरे में तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है, और पहले में जो ए की कोडिंग दी गई है वो क्या दी गई है आपको, डी दी गई है, और दूसरे में जो ए की कोडिंग दी गई है वो क्या दी गई है, ई। तो क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता, डायरेक्ट कोडिंग हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री डी नहीं होता, जेड होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। तो जब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा और डायरेक्ट कोडिंग नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कुछ और हुआ है। तो अब आप जरा देखिए, सी से यहां पर क्या करा गया है, ई करा गया है। तो जब सी को ई करा गया है तो कितना आगे बढ़े हैं आप, 2। जब आपने ए से डी करा है तो ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, और 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 3, यानी आप कितना बढ़े हैं, +3। आर का 18 होता है और वी का 22 होता है, इसका मतलब कितना आगे बढ़े हैं हम, +4। आई से हम जी हुए हैं और आई का होता है 9 और जी का होता है 7, यानी हमने क्या करा, -2। एन का होता है 14, के का होता है 11, इसका मतलब हमने क्या करा, -3। जी का होता है 7 और सी का होता है 3, यानी हमने क्या करा है, -4 करा है। तो यहाँ पे जो सीरीज बनी है +2 +3 +4, -2 -3 -4, आपको अगला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सीरीज मिल चुकी है। और अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज 99.99% यही हो रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, +2 +3 +4 -2 -3 -4, ये हमें कैस्केड के साथ भी करना होगा। तो सी का 3 होता है, 3 में से 2 चले, सॉरी 3 में से 2 ऐड हो गया, कितना हो गया, 5, इसका मतलब क्या हो गया, ई हो गया। फिर आपने करना है ए में आपको 3 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, डी। एस में आपको 4 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। के यानी 11 में से 2 गए तो क्या आया, 9, यानी आई। ई 5 में से 3 गया, 2 बचा, यानी बी। टी 20 में से 4 गया, 16 बचा, यानी पी। तो हमारा जो आंसर हो गया EDWIBP, EDWIBP, आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट बेसिक सीरीज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक इज रिटन एज EDMORCATCL, और आपको कॉन्टिन्यूअस पूछा गया है, तो देखिए लिखते हैं डेमोक्रेटिक, तो आपने क्या लिखा है, EDMORCATCL। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद गड़बड़ है, तो मैं आपको एक बार राइट क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें शायद कुछ चेंजेस होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे ये लास्ट में एल नहीं है, ये बेसिकली आई है, CT ये आई है यहाँ पे, अब इसको आई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब आप देखें कि भाई क्या हुआ है, तो आपने अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा हर 2-2 के पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे 2-2 के यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पेयर बनेंगे। और देखिए पहले पेयर में ऐसे ऐसे हुआ है, दूसरे पेयर एज इट इज रखे हैं, तीसरे पेयर में ऐसे ऐसे हुआ है,
चौथा पेयर वैसे रखा है और पांचवें पेयर में भी आपका क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना किसका है, हमारे को निकालना है कॉन्टिन्यूअस का। तो कॉन्टिन्यूअस को जब हम इसी ऑर्डर में करेंगे, लिखते हैं NUOUS, तो दो दो के पेयर बनाएंगे हम फिर से यहाँ पर भी, और पहले पेयर में क्या करेंगे शफलिंग, तो O और C हो गया, दूसरे पेयर में कुछ नहीं करना, तीसरे पेयर में क्या हो जाएगा N और I, चौथे पेयर में कुछ नहीं करना, फिर क्या हो जाएगा S एंड U। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा आपका C, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन अ सर्टेन कोड P इज रिटन एज हैश, A is written as percentage, C is written as dollar, E is written as @ how is piece written in that code। तो हमें पीस लिखना है, सबके कोडिंग दिए गए हैं, आप डायरेक्ट लिख लोगे। आपको क्या लिखना है PEACE, तो सिर्फ आपको जो कोडिंग दी गई, P की कोडिंग हैश, E की कोडिंग आपको क्या दी गई है @ A की कोडिंग आपको दी गई है परसेंटेज, ठीक है, और C की कोडिंग आपको दी गई है डॉलर, और आपको E की कोडिंग दी गई है @ तो हमारा आंसर क्या हो गया है इसका। फिर आप अगर देखें अपने क्वेश्चन से तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। ये कुछ भी नहीं है, वैसे इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है, सो वी नीड टू जस्ट डू दैट। क्वेश्चन नंबर 8 इन अ सर्टेन कोड बिलीव इज रिटन एज, तो लिख लेते हैं BELIEF को आपने लिखा है AFKD और H, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है BELIEF को AFKKDH, तो हमें देखना है कि इसमें हमने क्या करा हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर देखें B से A हुआ यानी -1, E से F हुआ यानी +1, L से K हुआ यानी -1, L से K हुआ, L का होता है आपका 12 और 12 से 11 हुआ यानी आपका -1, I का होता है 9 और 9 से आपका कितना हो गया 11 यानी +2 हो गया, E का होता है 5 से 4 हुआ -1 और F से H हो गया +2। ये हमारी यहाँ पे सीक्वेंस बन रही थी, यानी -1 +1 -1 +2 -1 +2, ये हमने करा था। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि इसी में हम सेल्डम को क्या लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे -1, फिर क्या करेंगे +1, फिर हम क्या करेंगे -1, फिर हम करेंगे +2, फिर हम करेंगे -1, फिर हम करेंगे +2। तो S में अगर हम एक कम करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अगर आप S में एक कम करेंगे तो आएगा R, E में एक ज़्यादा करेंगे तो बनेगा F, L में अगर हम एक कम करेंगे तो आएगा K, D में हम 2 ज़्यादा बढ़ाएंगे तो F आ जाएगा, अगर हम O में से एक माइनस करेंगे तो N आ जाएगा, और M में से अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे RFKFNO हो जाएगा, RFKFNO, दैट इज ऑप्शन C। क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे आपको जो कोड लैंग्वेज में आप देखो कि एक सीरीज टाइप का आपको आंसर दे दिया गया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़े से बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। LIEUTENANT लेटिनेंट, इसको आपने लिख दिया, ये पूरा एक नंबर लिखा गया है। तो फिर बाद में आपसे पूछा गया है कि उसी कोड लैंग्वेज में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो मैं इसको ज़रा लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ इन नंबर्स को थोड़ा दूर दूर, 1 2 3 2, सारा नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 2 2 1 2 0 2 1 4 1
1420 1420। आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, ये लिखा है 1232221 1232221 2021 2021 411 420 411 420, ये हमने लिख लिया। अब हमें जो LIEUTAENANT इनमें जो हमारे अल्फाबेट यूज हुए हमें जरा उनको देखना है। अगर मैं देखूं तो L का कितना होता है 12 और E का कितना होता है 20। तो कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पर कि ये जो 12 आया है ये किसके लिए आया होगा, L के लिए। लास्ट का जो 20 आया होगा ये लास्ट का T के लिए आया होगा। अब हम देखें, अगले में आते हैं, N का कितना होता है 14 होता है। तो N का ये 14 हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम देखें I का कितना होता है 9 होता है, बट यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो ये अभी हमने छोड़ दिया। फिर अब हम आगे आते हैं, A का कितना होता है 1 होता है, तो ये वाला किसका हो गया, आपका A का हो गया। और ये 14 आप ध्यान में रखें, ये किसका हो गया था, हमारा N का हो गया था। तो अभी हमारा पीछे से सीक्वेंस मिल रहा है, A का हमारा ये 1 हो गया, फिर से हमारे पास N है और N का क्या हो गया 14 हो गया। फिर हमारे पास क्या है E है, बट E का 2 नहीं हो सकता तो हमने वो छोड़ दिया अभी। E के बाद क्या है T है और T का ये क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। फिर U का कितना हो गया 21 हो गया, तो ये किसका हो गया U का, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ हमारा बचा क्या I, यहाँ बचा E और यहाँ पर हमारा बचा था T के बाद E। दोनों बार E का जो आया है वो कितना आया है 2, ठीक है, और यहाँ पर I का आया है 3। तो अब हमें ये देखना होगा कि भाई E का 2 और I का 3 कैसे लाया जा सकता है। मैं जरा ये नंबर्स आपके लिए थोड़े क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये सब I नहीं है, ये 1 है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये जो यहाँ पर I का 3 और E का 2 बन रहा है, यहाँ पे ये क्यों बन रहा है, और यहाँ पर भी E का 2 बन रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि A-E-I-O-U क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं वोवेल्स। अब मैं अगर इनकी नंबरिंग दे दूं, A का 1, E का 2, I का 3 और O का 4 और U का आप हटा दो क्योंकि U का 21 इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे, तो हम U को कंसीडर नहीं करते। तो अगर हम देखें A का 1 हमने लिया है, E का 2 हमने लिया है, I का 3 हमने लिया है, तो O का हमें कितना लेना पड़ेगा, फिर 4 लेना पड़ेगा। और अब हमें निकालना किसका है, मैंगो का निकालना है। तो मैंगो में अगर हम देखें MANGO ये हमें निकालना है, ठीक है। तो M का कितना हो जाएगा 13, A का कितना हो जाएगा 1, N का कितना हो जाएगा 14, G का 7 और O का अब हम यहाँ पे कितना लेंगे 4 लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 13, 11, 47, 41, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये हमारे को जो ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक आपका आंसर है, इसको मत मिला दीजिएगा, ये आपका आंसर का पार्ट है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमने O का 4 लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि A का 1 लिया था, E का 2 लिया था और I का 3। तो अब हम O का 15 नहीं लेंगे क्योंकि फिर नहीं तो वो AEI वो जस्टिफाइड नहीं होगा, इसलिए हमने O का कितना ले लिया 4 ले लिया और हमारा ऑप्शन क्या हो गया B हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है दिल्ली इज कोडेड एज 73541, ठीक है, एंड कैलकाटा एज दिस। तो आपसे पूछा गया कैलिकट कैसे लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं, देखिए दिल्ली एंड CALCUTTA, इनकी कोडिंग क्या दी गई है दिल्ली की 73541, ठीक। और कैलकाटा में आपको क्या दिया गया है 825896 एंड 2। अब आप देखो पहले दूसरे में आपको क्या कॉमन मिल रहा है,
आपको L कॉमन मिल रहा है और L का यहाँ पर कितना दिया गया 5 और यहाँ पर भी L का कितना 5। आपको और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं तो, लेकिन आप देखो L का दोनों में हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। तो जब दोनों में आपको सेम मिल जाएंगी कोडिंग किसी भी अल्फाबेट की तो वो कौन सा क्वेश्चन कहलाता है, डायरेक्ट कोडिंग का बोला जाता है। तो आपको निकालना किसका है, कैलीकट। तो कैलीकट का हमें निकालना है। तो C का कितना दिया गया है 8, हमने दोनों तरफ 8 रखा। A का कितना दिया गया है 2 दिया गया है। L का कितना दिया गया है 5 दिया गया है। I का कितना दिया गया है 1 दिया गया है। U का कितना दिया गया है 9 दिया गया है और T का कितना दिया गया है 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन हो गया C। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉटर इज रिटन एट दिस। तो लिखते हैं क्या दिया गया भाई, DAUGHTER। इसको हमने क्या लिखा है TERDAUG और H। अब आपको ये तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने जो नंबरिंग है वो चेंज करी है। बट मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि जब अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो तो हम उसको एरो लगा के नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 और 8 नंबर दे देते हैं। तो देखो हमारा जो 1 नंबर है वो यहाँ आ गया, एक की जो कि हमारा 2 नंबर है यहाँ आ गया, U 3 नंबर यहाँ पे आ गया, G 4 नंबर यहाँ पे आ गया, H 5 नंबर यहाँ पे आ गया, T 6 यहाँ पे आ गया, E 7 यहाँ पे आ गया और R 8 यहाँ पे आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 की कोडिंग क्या होगी 6 7 8 1 2 3 4 5। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या लिख लेना है एप्टीट्यूड से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी हमें कोडिंग क्या मार्क कर देनी है 6 7 8 1 2 3 4 5। तो 6 7 8 में क्या दिया गया है UDE और फिर 1 APTIT, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम नंबर से करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये हमने क्या कोडिंग लिख दी 6 7 8 1 2 3 4 5। क्लियर, चलिए तो इसका यानी हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हमारा हो गया बी हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी। इन अ सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज। तो अब आप देखिए क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, TERMINAL, टर्मिनल को लिखा गया है NSFUMBOJ, ये दिया गया है टर्मिनल की कोडिंग। फिर दिया गया है टावर्स, टावर्स की आपको कोडिंग दी गई है XPUTSF। ठीक है, और आपसे पूछा गया है तो बताइए भाई साहब मेट की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब अलग अलग पेयर दिए होंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कॉमन क्या है। पहले और दूसरे में हमें क्या कॉमन मिला, पहले ही T मिल गया, पहले वाले में T की क्या दी गई है N, दूसरे वाले में T का X। तो क्या ये डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या T का कॉम्प्लीमेंट्री N होता है, नहीं होता, क्या होता है G होता है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। तो जब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दूसरा आपका डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, तो देखते हैं क्या ये सीरीज बनेगा, एक बार चेक करते हैं। T का कितना होता है 20, N का कितना हो गया 14, E का 5 और S का 19, R का 18 और S का F का 6, M का 13, U का 21, I का 19, M का 13, N का 14 और B का 2, A का 1, O का 15, L का 12 एंड J का 11। तो हमारा 20 से क्या हो गया 14, यानी -6 पहले हुआ, 5 से हो रहा है 19, तो 5 से 19 यानी प्लस का कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, 18 से हो रहा है 6, तो 18 यानी R से F हो रहा है, यानी 18 से क्या हो रहा है हमारा 6 हो रहा है।
माइनस हाफ हो गया, तो आपको सीरीज नहीं समझ में आ रही। सीरीज क्या होती है, जैसे +1 +2 +3 नॉर्मल सीरीज होगी, इतने लंबे लंबे गैप्स नहीं होंगे। इसका मतलब कि ये सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं है। तो हमने तो अभी तक इतना ही सीखा है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या तो सीरीज होगी, या तो हमारा डायरेक्ट कोडिंग होगा, लेकिन उनमें से तो ये कुछ भी नहीं बन रहा, या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता था, उनमें से कुछ नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं और आपका आंसर ना निकले, तो हमेशा ध्यान में रखिए जो आपको दिया गया है उसको आपको 20 से डिवाइड करना है। क्या ध्यान में रखना है, आपको इसे कहाँ से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। अब जब आपने इसको 20 से डिवाइड करा, तो वैसे ही अब आपकी बुद्धि चमकेगी और आपको समझ में आएगा कि भाई देखो यहाँ पे t का u दिया गया है यानी +1, m का n दिया गया है +1, e का f दिया गया है +1 और r का s दिया गया है +1, क्रॉस i का j दिया गया +1, l का m दिया गया +1, n का o और a का b दिया गया है, यानी ये सारे क्रॉस में +1 हो रहे हैं। दूसरे में भी देखते हैं, p का u, w का x, o का p, e का f, s का t और r का s। तो यहाँ पर m का क्या हो जाएगा n, a का क्या हो जाएगा b, t का क्या हो जाएगा t के बाद u और e का f। तो हमारा आंसर क्या हो गया BNFU, और BNFU हमारा ऑप्शन सी है। तो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ना ही सीरीज हुआ, ना ही डायरेक्ट कोडिंग है। जब कुछ भी नहीं है भैया तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब हमें इसको एक बार 20 से डिवाइड करके भी देखना है कि क्या हो रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इधर की साइड +1 हो रहा होगा और इधर की साइड -1 हो रहा होगा। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ तो ये इवन नंबर थे 8 थे, अगर मान लो ये 9 होते तो हम क्या करते, 4 लेफ्ट में लेते और 4 हम कहाँ पे लेते, राइट में लेते, और बीच वाला जो होता है उसको हम एज इट इज रखते। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको दिया होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। तो अगर हम इसको डिवाइड करते तो ऐसे डिवाइड करते, 3 इधर 3 इधर और इसको बीच में छोड़ देते। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 165135 is to piece। तो आपको 1215225 किसका है ये हमें बताना रहेगा कि भाई ये किसका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 16 आइडियली होता किसका है, पी का होता है। 5 किसका होता है, ई का होता है। 1 किसका होता है, ए का होता है। 3 किसका होता है, सी का होता है। और 5 किसका होता है, ई का होता है। इसका मतलब ये जिनकी जिनकी नंबरिंग दी गई है बस उसी का दिया गया है। तो अब हमारे पास हम अल्फ़ाबेट देखते हैं जो हमारे ऑप्शन में कितने, किसी भी ऑप्शन में कितने अल्फ़ाबेट यूज गए हैं, 4। इसका मतलब कि हमें जो अब ये दिया गया है 1215225, इससे हमें कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब हम देखें कि हमारा जो पहला जो वो अल्फ़ाबेट है किसी भी ऑप्शन में वो किससे शुरू हो रहा है, एल से, एक्सेप्ट पहले वाले से, इसमें ए है। तो अगर मैं मानता कि भाई ये ए की कोडिंग हो गई तो अगला क्या हो जाता आपका, यू हो जाता 21। अगला क्या होता, फिर यहाँ पर 52 तो किसी का होता नहीं, तो 5 होता किसका, ई का। तो ई यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता है, ना ही मेरी कोडिंग ए से स्टार्ट हो सकती है। तो अब हम क्या लेंगे, 12 किसका लेंगे, एल का लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, 15 हम लेंगे किसका, ओ का। 22 हम किसका लेंगे, वी का। और ई का कितना ले लेंगे, 5। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन गया, ऑप्शन बी, दैट इज लव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। इफ पार्क इज कोडेड एज 5394, देखिए लिखना शुरू करिए। पार्क को क्या दिया गया है, 5394। ठीक है, शर्ट को क्या लिखा गया है, 17698। ठीक, पंडित को क्या लिखा हुआ है, 532068। तो आपसे पूछा गया है कि निशार को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों जरा आप देखो कि क्या तुम्हें पहले दूसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या पी आया दूसरे में, नहीं आया, ए आया दूसरे में, नहीं आया, आर आया, आया है।
और आर का यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 दिया है, तो तुरंत क्या मिल गया कि डायरेक्ट कोडिंग है। और चेक कर लेते हैं, दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, आई कॉमन मिल रहा है और आई का यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी आई का 6 है, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया है किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग। तो आप रखिए एन की कोडिंग कितनी दी गई है, 2, आई की कोडिंग 6, एस की कोडिंग 1, एच की कोडिंग 7, ए की कोडिंग 3 और आर की कोडिंग कितनी दी गई है, 9। तो ये मेरा आंसर हो गया 261739, 261739 विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बस यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सिंडिकेट इज रिटन एज दिस। और अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आप इसको जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें शफलिंग हो रखी है क्वेश्चन नंबर 15 में, और इसकी जो शफलिंग हो रखी है वो अब आपको देखना है कि किस तरीके से करी गई है। तो इसको लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे तो इसको नंबर डाल के भी कर सकते हैं। सिंडिकेट को आपने क्या लिखा है, SYTENDCAI। तो क्या हम इसको नंबर दे दें, सबको नंबर दे करके किया जा सकता है। तो देखिए इसको करते हैं, कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा 1 तो 1 की जगह में है, 2 2 की जगह में है, 3 यहाँ पे आ गया है, 4 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और 5 जो है यहाँ आ गया है, 6 यहाँ आ गया है, 7 यहाँ आ गया है, 8 यहाँ आ गया है और 9 यहाँ आ गया है। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक की कोडिंग क्या आ गई, 1 2 8 9 3 4 6 7 5। तो सिमिलरली आप इनके भी नंबर डालेंगे 1 2 3 से लेकर के 9 तक, और इनको आप इस अरेंजमेंट में रखेंगे तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आपको डी मिल जाएगा। जब आप यहां पर ये चीज करेंगे इसके साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, PSICYCOTH। आप करके देखेंगे, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इन अ सर्टेन कोड रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज। तो ये वाले भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपको नंबर डाल के ही करना है। आप नंबर डाल करके करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी होगा, तो आप नंबर डाल करके ही इनको करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सी। आप इसको करके देखेंगे, क्योंकि अभी भी हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, सो आई एम नॉट जस्ट सॉल्विंग इट। ये आपके लिए वर्क है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे इसको पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है इन अ सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज। तो अब इसमें सर्टेन को ही कोड कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। तो देखिए जरा, CERTAIN को क्या लिखा गया है, XVIGZRM लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, सीक्वेंस SEQUENCE वो क्या लिखा गया है, HVJFVMX एंड V, ठीक है। गौर से देखिए, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपके दिमाग में एक चीज तो तुरंत गई होगी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लिखे हैं। C का कॉम्प्लीमेंट्री X, E का कॉम्प्लीमेंट्री V, R का I, T का G, A का Z, I का R, N का M, सब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि रिक्वायर्ड की क्या होगी, रिक्वायर्ड का क्या होगा। तो R का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इंडियन रेलवे सिखाया था। E का कितना होता है V, Q का क्या होता है J, U का क्या होता है F, FU सिखाया था। I का क्या बताया था R, तो R का I, E का V और D का W। तो हमारा IVJFRIVW, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 में, वो ऑप्शन डी हो। क्लियर है।
इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही क्वेश्चन देखें, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, हाउ मच दैट यू हैव प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहां पर दिया गया है बिल्डर, BUILDER। बिल्डर को लिखा गया है JVCKSFE, और आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ सीलिंग की क्या होगी। बिल्डर्स को वैसे भी सीलिंग से बहुत डर लगता है। चलिए, तो हमें बताना है इसका क्या होगा। सबसे पहला काम क्या देखा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट्री जे नहीं होता, इसका मतलब सीरीज बना के देखते हैं। बी का कितना होता है 2, यू का 21, आई का 9, एल का 12, डी का 4, ई का 5 और आर का 18। जे का कितना होता है 10, वी का 22, सी का 3, के का 11, एस का 19, एफ का 6 और ई का 5। अब आप देखिए 2 से 10 हुआ है, यानी प्लस का कितना हुआ है 8। 21 से 22 हुआ है, यानी प्लस का 1। 9 से कितना हुआ है 3 हुआ है, यानी प्लस माइनस का 6 हुआ है। ठीक है, 12 से क्या हुआ है 11, माइनस का 1। फिर क्या हुआ है 4 से 19, यानी प्लस का क्या हो गया 15। तो क्या ये आपको किसी भी एंगल से कोई सीरीज नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब इतना लंबा तो जाना ही नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ना ही ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ना ही सीरीज है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम इसको क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि 7 है तो 3 इधर जाएंगे। बोले मूवी आपने देखी होगी, आधे इधर जाओ, आगे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो हमने 3 के दोनों के पेयर बना दिए दोनों साइड, और बीच में एल को छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि इसका करना क्या है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे भी देखता, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं क्या हुआ है, आई को जे यानी +1, बी को सी यानी +1 और यू को v +1 किया गया है। डी को E +1, आर को S +1, ई को F +1 किया गया है। और L को जो K किया गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया -1 किया गया है। सब में +1 हो रहा है। इस साइड +1 हुआ, इस साइड +1 हुआ और बीच में क्या हुआ -1 हुआ है। तो हमें इधर भी क्या करना है +1 और बीच में -1 करना है। और क्रॉस A का B, S का T, E का F, G का H, I का J, N का O और L से पहले क्या आएगा K। तो हमारा क्या आंसर हो गया? हमारा आंसर हो गया BFTKHOG, BFTKHOJ। तो हमारा ऑप्शन हो गया पहला। क्लियर? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज इन अ कोडेड लैंग्वेज ब्रिंजाल इज रिटन एज। तो आप जैसे ही इसमें देखेंगे BRINJAL, वही अल्फाबेट दोबारा से यूज हुए हैं। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं, नंबरिंग डाल करके करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका आ जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका आ जाएगा सी। और इसमें एक मजेदार बात और देखिए, इस क्वेश्चन में BRINJAL, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ उल्टा करके लिख दिया गया है। तो लेडी फिंगर को उल्टा कैसे लिखेंगे? स्टार्ट कहां से होगा? आर से शुरू होगा। लेडी फिंगर है तो सबसे पहले क्या आएगा? आर, फिर आएगा EGNIFYDAL। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर क्या है? सी। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा करके लिखा गया है। इसमें नंबरिंग भी नहीं डालनी थी। आप अगर इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे यू कैन गेट टू नो। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। इन अ certain code language curative is written as this। हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको हम लिखते हैं, भाई क्या बोला गया है? CURATIVE। क्यूरेटिव को क्या लिखा गया है? BSVDDUHS, यही लिखा गया है। और क्या दिया गया है? फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए स्ट्रीमिंग की
कोडिंग क्या होगी। तो अब हम देखते हैं जरा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं? नहीं है, सी का भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि भाई सी का कितना है 3 और बी का कितना है 1, यू का कितना है 21 और एस का कितना होता है 19। चलो अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पास है इनके डिफरेंस। आर का 18 और वी का कितना 22, ए का 1, डी का 3, टी का 20 और डी का कितना 4। बहुत बड़ा गैप आ गया, इसका मतलब क्या सीरीज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ना तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है ना ही सीरीज है, तो क्या करेंगे, इसको बीच से डिवाइड करा। अब आप देखिए जरा गौर से, सी का डी, ए का बी, यू का वी और आर का एस, यानी इधर की साइड सब क्या हुए +1 हुए। इधर टी से क्या हुआ है एस हुआ है, यानी -1 हुआ है। ई से डी हुआ है -1, आई से एच हुआ है -1 और वी से यू हुआ है -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ +1 और राइट हैंड साइड में सब कुछ कितना -1 करना है, वो भी कौन सा, बीच से डिवाइड करके। तो a से +1, इधर क्या करना है +1, इधर क्या करना है -1। तो a से क्या हो गया b, s से क्या हो गया t, e से क्या हो गया f और t से क्या हो गया u। और इधर सब हम क्या करेंगे माइनस, तो m में हमने एक माइनस करा तो हमारा क्या आ गया l, g में हमने एक माइनस करा तो g से पहले क्या होता है f, n से हमने एक माइनस करा तो m और i से एक माइनस करा तो h। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इज 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में +1 और राइट हैंड साइड में कितना हुआ है -1 हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप देखें, इसमें NEUROTIC है और दूसरे में भी यही अल्फाबेट रिपीट हुए हैं। तो आप नंबर दे करके इस क्वेश्चन को करेंगे और जब आप नंबर दे करके इस क्वेश्चन को करेंगे तो 21 का ऑप्शन बी आएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, नंबरिंग दे करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे करके, जो भी नंबर वाला हमने सीखा था। तो आपका आंसर इसका आएगा बी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। In a certain code language, computron is written as this। और आप जैसे ही इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आपको क्या पता चलेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन भी शफलिंग का है। तो चाहे तो इन्हें एरो मार्क करके कर लीजिएगा या आप नंबरिंग का करिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका आ जाएगा ई आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो आपका राइट आंसर आएगा वो इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो आप अपनी इंक्वायरी मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको इसका वीडियो बना करके भेजूंगा। हालांकि इसकी जरूरत किसी भी बच्चे को नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोसरी इज कोडेड एज दिस, जियोग्राफी इज कोडेड एज दिस, देन जियोलॉजी को हम क्या लिखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, GLOSS, और यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप गौर से देखिए, यहाँ पे SS यूज हुआ है और यहाँ पे क्या है 33 आ गया। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, G पहले यूज हुआ है, G चौथे नंबर पे यूज हुआ है, पहले और चौथे नंबर पे सेम अल्फाबेट यूज नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो हमें चाहिए किसका है, जियोलॉजी का। तो G का हमारा कितना है, G का है हमारा 9। फिर हमें क्या चाहिए, E का, और E का हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ से E का कितना हो गया 1 हमने रखा। फिर हमें चाहिए O का, O का हमारे को मिल गया कितना 5 और 5। फिर हमें चाहिए L का, L का हमें मिला 7 और हमें चाहिए Y का, Y का हमें मिल गया 2। सो द आंसर इज 915759 सो ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट। आप अपना दिमाग लगाइए और जरा आंसर दीजिए, जल्दी करिए। क्या आपका आंसर आया, क्वेश्चन में ही छिपा है इसका आंसर, आप गौर से देखिए। देखिए रीजन में टोटल कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कोड क्या है 5। बिलीव में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, और 8 की कोडिंग कितनी है 7।
तो जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे एक कम कोडिंग है। तो गवर्नमेंट में टोटल कितने हैं 10, तो 10 की कोडिंग कितनी हो जाएगी 9। तो आंसर सी। बहुत ही आराम से इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 जो ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें ये आपको एक सीरीज बनवाएगा। देखिए कैसे, MOUSE, इसका आपको क्या दिया गया है, PRUQC, ठीक है। और आपसे पूछता क्या है कि भाई बताइए शिफ्ट की कोडिंग क्या होगी। तो S का तो Q होगा, ये श्योरिटी है, क्योंकि S का Q दिया गया है। तो पहले तो आप लिख लो जो जो आपको दिए गए हैं, S का Q दिया गया है, बाकी सब कॉमन नहीं है। तो अब हमें देखना है भाई इसमें हुआ क्या है। तो यहां पर हुआ कुछ ऐसा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि हमें देखना है कि M का कितना है 13, O का 15, U का 21, S का 19, E का 5, P का कितना 16, R का 18, इसका भी 21 और 19 का कितना हो गया, अगर आप देखें तो इसमें कितना हो गया, Q का आपका 17 हो गया और 5 से कितना हो गया 3। तो अब आप देखो जो मिडिल वाला है वो एज इट इज है, तो मिडिल वाला I मतलब I लिख दो, ठीक। S का हमें ऑलरेडी क्या पता चल गया है Q, लेकिन अभी हमें और क्या चाहिए होंगे। इसका मतलब मेरा जो पहला जो आंसर आएगा, हमें किसका निकालना है, शिफ्ट का। अच्छा शिफ्ट का, लेकिन यहाँ पर तो Q से कोई भी आंसर स्टार्ट नहीं। आप सारे अपने ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर आंख बंद करके आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि Q से तो कोई आंसर शुरू ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बट लेकिन अगर हमें ये चाहिए होता, बेटा आप लोग एक चीज जरा यहाँ पे देखो, हमें चाहिए शिफ्ट। शायद हमने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत नोट करा है। आपको जो यहाँ पर इसने माउस की कोडिंग दी है वो दी है PRUQC, PRUQC, ठीक है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, देखते हैं। 13 से यहाँ पे हुआ है 16 यानी कितना हुआ है +3, 15 से 18 यानी +3, यहाँ पे 0 का गैप, 19 से 17 यानी -2 और 5 से 3 यानी -2। तो अब आप देखो यहाँ पर मजेदार बात क्या है कि क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर मैं S का Q ले लेता जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था, तो Q से तो कोई आंसर शुरू नहीं हुआ, तो हम क्या मार्क कर देते, नन ऑफ दिस, ये आंसर हो सकता था। बट अगर अब मैं अपनी सीरीज देखूं तो ये सीरीज बन रही है, क्योंकि पहले +3 है, फिर 0 हुआ है, फिर -2 माइनस है। तो अब मैं इसके साथ यही करूंगा, मुझे पहले क्या करना है, +3 यहाँ पे 0, फिर -2 करना है। तो अब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो S में यानी 19 में +3 करा तो क्या आ गया, V, ठीक, क्योंकि V का 22 होता है। H 8 में से 3 ऐड करा 11, और 11 किसका होता है, K का। I की जगह में क्या आ गया, I आ गया। F का 6 होता है, उसमें से 2 माइनस करा, क्या आ गया, D। T का 20 होता है, 20 में से 2 गया तो कितना आ गया, R। V K I D R कहीं मिल रहा है, मिल रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये सही होगा, ना कि अब ये होगा। ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में देखनी होगी। इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए और इसको एग्जाम से पहले एक बार देख करके जरूर जाइएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए कैलेंडर और क्लानेडियर लिखा, कुछ ऐसे ही लिखा गया है और आपको सर्कुलर का पूछा गया है, बना सकते हैं, नंबर दे करके कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका आंसर आएगा, मैं एक बार करा के देखता हूं, अदरवाइज आप लोग बोलेंगे कि सर ने सारा कुछ घर के लिए दे दिया। आप लोग बोल सकते हैं, हालांकि आप लोग बोलेंगे नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ बता रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज जब आप यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या अब हमें समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। आप यहाँ से इसको डिवाइड करिए, ये आपस में ऐसे हुए हैं, ठीक है। आप
को भी ऐसे डिवाइड करिए, ये आपस में ऐसे हुए हैं, आप इसको ऐसे डिवाइड करिए, आपस में ऐसे हुए हैं, ये कहानी हुई है। ठीक है, तो सिमिलरली सर्कुलर को भी ऐसे करेंगे, एक छोड़िए, इधर से एक छोड़िए, इधर दो, सी और आर एज इट इज रहेंगे, ये हो गया आर और आई, ये हो गया यू और सी, ये हो गया ए और एल। तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्लियर? आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब आप देखो, क्लॉक को कुछ लिखा गया है यहाँ पे 27 में, वो क्या लिखा गया है? क्लॉक को लिखा गया है CLOCK, क्लॉक को लिखा गया है XOLXP। क्या क्वेश्चन देखते ही मेंटोस खाने के जैसे आपकी दिमाग की बत्ती जली? बिल्कुल जल गई ना। देखिए, C का X कॉम्प्लीमेंट्री, L का O का L, C का X एंड P का K या K का P, यानी सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपसे पूछा किसका गया है? LOTUS, L का क्या होता है? O का L, T का G, U का F और S का H, सो OLGFH विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 28 to 32। ये शायद आपके लिए आज के लिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और ये आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने करा था लास्ट वाले केस में। डायरेक्शन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। 318 का मतलब है रन वेरी फास्ट। 318 का मतलब है रन वेरी फास्ट। फिर दिया गया है 289 का मतलब टू रन अवे। 28 और 9 का मतलब टू रन अवे। फिर दिया गया है 97 का मतलब टू सी। 97 का मतलब टू सी। फिर आपको दिया गया है 43 का मतलब, और 43 का मतलब दिया गया है वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें 4 पेयर हैं। तो कहानी वैसे ही है, पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे ही हम सर्कुलर ऑर्डर में उसको हम करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं पहले और दूसरे में ऊपर ऊपर क्या कॉमन? 8 कॉमन, और नीचे नीचे आपको क्या कॉमन मिल रहे हैं? रन। तो रन किसका हो गया? 8 का हो गया। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे और तीसरे पेयर के अंदर क्या कॉमन? 9 कॉमन, और नीचे क्या कॉमन है? 2। तो 9 का आपका किसका हो गया? 2 का हो गया। 9 किसका हो गया? 2 का हो गया। तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि पहले वाले पेयर में 318 और जो ये 43 लिखा हुआ है लास्ट में, इन दोनों में कॉमन है क्या? 3, और नीचे क्या कॉमन मिल रहा है? वेरी। तो 3 किसका हो गया? वेरी का हो गया। 3 किसका हो गया? वेरी का हो गया। तो 1 किसका हो गया? फास्ट का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किसका हो गया? अवे का हो गया। तो 7 सी का हो गया, और 4 किसका हो गया? गुड का हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब आप जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड टू फॉर सी? तो सी का कोड कितना आपका आ गया है? सी का कोड आया 7, तो आप यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सी गुड रन अवे? तो आप देखिए सी गुड रन अवे का हमारे पास क्या आएगा? सी का आएगा 7, गुड का आएगा 3, रन का आपका आएगा 8, और अवे का आएगा 9। 7, 3, 8, 9। बट गौर से ध्यान में रखिएगा कि जैसे अभी टू रन अवे को, फॉर इंस्टेंस टू रन अवे को इसने 2, 8, 9 लिखा था, तो इसका मतलब कि ये नहीं था कि 2 का होगा, 8 रन का होगा, 9 अवे का होगा। इसका मतलब हम इनकी ऑर्डर्स को कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसमें 7, 3, 8, 9 होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि 7, 3, 8, 9 हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो 7, 3, 8, 9 क्या हमें कहीं किसी ऑप्शन में मिला? नहीं। तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या मार्क करेंगे? ई। ठीक है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ई। व्हाट इज कोड फॉर रन? रन का कोड क्या है भाई? 8 है। रन का कोड क्या हो गया? 8 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट गुड टू सी अवे?
तो गुड टू सी अवे का हम देखते हैं कोड क्या होगा। गुड का हमारा हो गया 4, टू का आपका हो गया 9, सी का हो गया आपका यहाँ से 7 और अवे का आपका हो गया 2। तो यानी 4972 ये डिजिट्स यूज होनी चाहिए, 4972 और 4972 ये डिजिट्स आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएंगे। जबकि आप क्या बोलेंगे सर 4972 होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि 4972 तुम्हारा सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। What does 4 represent in this code? 4 किसके लिए यूज हुआ था बच्चों? 4 किसके लिए यूज हुआ था? गुड के लिए यूज हुआ था। तो 4 किसके लिए हो गया हमारा? गुड के लिए हो गया। ये हमारा इसका ऑप्शन था। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर दिया गया है लिंगर इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6, फोर्स इज रिटन एज 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें आपको इसका आंसर निकालना है कि अगर आपको लिंगर की कोड ये दी गई है और फोर्स की ये दी गई है तो आपको बताना है फेयर्स की क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए LINGER 1 2 3 4 5 6 फोर्स की कोड आपको दी गई है। फोर्स की कोड आपको क्या दी गई है? 5 6 7 8 9। अब बच्चों आप देखो पहले दूसरे में आपको कुछ कॉमन मिल रहे हैं क्या? कुछ भी कॉमन है एक दूसरे में? R कॉमन है और R का पहले में 6 है और दूसरे में क्या है? 7 है, ठीक है। क्या L कहीं पर कॉमन है दोनों में? नहीं है, बट L का तो हमने 1 लिखा है। L का कितना लिखा है? 1। I का इसने कितना लिखा है? 2 लिखा है। N का कितना लिखा है? 3 लिखा है। G का कितना लिखा है? 4 लिखा है। E का कितना लिखा हुआ है? या तो 5 या तो 9, ठीक। और आगे क्या दिया गया है? R का कितना दिया गया है? R का या तो 6 या तो 7, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको? F मिलेगा। F का कितना दिया गया है? 5। O का कितना दिया गया है? 6। C का कितना दिया गया है? 8, ठीक है। और E का कितना दिया गया है वो तो हमने लिखा हुआ है। अब हमें निकालना किसका था? पेयर्स का, यानी FIERCE का निकालना है। तो बच्चों F का तो 5 ही होगा, I का 2 हमने निकाला, E का कितना होगा? E का या तो 5 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 और 9। R का कितना हो सकता है? 6 और 7। C का कितना हो सकता है? 8 और E का कितना हो सकता है? 5 और 9। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। तो एक आंसर जो हमारा पहला 3 से स्टार्ट हो रहा है वो तो हो ही नहीं सकते, 3 वाला तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, 4 वाला मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा आंसर किससे स्टार्ट होगा? 5 से। लेकिन 5 के बाद क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या आप E की जगह में अगर हम 5 लेते, क्योंकि E हमारा क्या था? F और I का हमारा जो होना था, I का तो हमें 2 ही रखना था। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और वैसे भी ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए भी हो जाता क्योंकि अगर हम इसको देखते कि भाई लिंगर में 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। ऐसी कोई सीरीज भी नहीं होती है, ना ही ये ऐसे नंबर्स होते हैं, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाना था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोलता है A का 1 और S का 9, तो 8 बताओ। तो आप जरा देखो A, C और E। A का कितना होता है? 1, C का 3 और E का कितना होता है? 5। और इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? 9 ही तो बनेगा। तो आपसे पूछा किसका गया है? 8 का। तो 1, 18 एंड 20, इन सब का जब मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 39। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में बोलता है B का 2 है और बैक का कितना है? 10।
तो बी का 2, ए का 1, जी का 7, इनको ऐड करिए आप सारे, कितना आ गया 10। तो बताइए बॉक्स का कितना होगा 2, 15 और एक्स का कितना होता है 24 होता है। तो 24, 15 कितना हो गया 39 इंटू कितना हो गया 41 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी। ठीक, क्वेश्चन आपके इतने ही हैं आज के लिए। लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए आसान डाले थे। तो बेटा देखो, आज जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई तो इसमें एक चीज़ हमने ये देखी कि जो अल्फ़ाबेट्स थे उनकी कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये समझ पाना कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट कोडिंग का केस बन सकता है, क्या उसके अंदर हमें 20 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप जो गलती करेंगे, जो कि एक बहुत ही संभावित, एक बहुत ही एक्सेप्शनली जो आप मानकर चल सकते हैं एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ भाई बच्चा ये गलती करेगा ही करेगा, उससे रिलेटेड एक ऑप्शन ज़रूर होगा। तो आप जब उसको टिक करके आएंगे तो आपको तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें सही करके आया। लेकिन बाद में जब आप आकर के अपना जब कॉपी चेक करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेशक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया गया है आप मुझे उसमें कॉल करिए। और करियर लीडर्स में आपको पता है कि अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है। हम सारे एंट्रेंस की कोचिंग कराते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारी फेस टू फेस क्लासेस भी हैं जो दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, वहाँ आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।